नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के प्रभारी जितेंद्र बघेल साहब। आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगे और बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ साथ तमाम अनकही बातों को आपके सामने लाने का हमारा सदैव प्रयास रहता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और नेताजी के साथ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे सर, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? देखिए, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी और अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं और कुछ संगठन की कमी थी, लेकिन अब हम लोग संगठन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा संगठन वहाँ का वाइब्रेंट बनने वाला है और उसके लिए हमने जिलाध्यक्षों की पहल शुरू कर दी है। प्रत्येक ज़िले में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो अनुभवी हैं और जो बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, उनको हमने हर ज़िले में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और पिछले 10 तारीख से वो हमारी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी बहुत अच्छा संगठन हमारा आपके बीच और जनता के बीच प्रस्तुत होगा। लेकिन सर, जैसी जनता को उम्मीद थी कि चुनाव में ऐसा माहौल था कि कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, लेकिन बिल्कुल ही उलट पलट हो गया। सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। ऐसा कैसे हुआ आखिर? देखिए, हमारी 14 सीटें करीब जी 32 वोट से लेकर 1400 वोट के बीच हारी हैं। हम लोग 21,708 वोट से हम लोग पीछे रहे हैं, लेकिन उसमें भाजपा ने जो धांधलेबाजी की है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, चाहे वो अंदर जो वोटिंग हो रहा हो वहाँ पर हो, और इसकी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत की और उसमें केस भी चल रहे हैं हमारे। तो उसमें भाजपा ने ये सुनियोजित ढंग से किया है कि कैसे कांग्रेस को हराया जाए और कैसे कुछ सीटों पर उन्होंने टारगेट किया। तो सर, तो ये टारगेट करके और उन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो सर, अगर ईवीएम में ही इतनी दिक्कत है और ईवीएम से ही अगर ये उलटफेर सारा हो रहा है, तो फिर सबसे बड़ी लड़ाई इसी के लिए क्यों नहीं लड़ते आप लोग? बड़ी आपके वरिष्ठ नेता, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ईवीएम पे ही सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं उठाते? जब तक ईवीएम में ये सेटिंग रहेगी तो आपका तो नंबर ही नहीं आएगा इस हिसाब से। अगर सारा दोष ईवीएम मोसी में ही छुपा हुआ है तो फिर कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में पूरा खुलकर बोला कि कैसे वहाँ पर पिछले सालों में वहाँ पर कम से कम 40-50 लाख वोट बढ़ गए। तो ये कहाँ की धांधलेबाजी है? इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया और चुनाव आयोग बोलता भी है तो उसको घुमा के बोलता है। तो चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इन चीज़ों पे और मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने चाहिए, जिससे कि जनता का भरोसा बरकरार रहे। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये देश की जनता के लिए, उसके विश्वास के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि देश की जनता बेबाकी से अपना वोट दे सके और उसमें विश्वास कर सके। बात बिल्कुल सही है सर आपकी, लेकिन विश्वास आगे भी ये रह पाएगा, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि जनता तो आपके हिसाब से तो वोट दे रही है आपको, लेकिन जब आप सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? हमारी इस पर निरंतर प्रयास है और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट के सहारे भी जा रहे हैं और कोर्ट में हमने केस भी दाखिल किया है इसमें, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कुछ केसेस वहाँ के चल रहे हैं, हमारे हरियाणा के चल रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने, और देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को इसको सोचना चाहिए, जिससे कि जनता में विश्वास बना रहे। कोर्ट पे आपका विश्वास है? बिल्कुल, कोर्ट पे हमारा न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि न्यायालय उस भरोसे को बरकरार रखेगी। अच्छा सर, 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? इंडिया गठबंधन या कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक जो परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थितियाँ चल रही हैं और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन पूरे देश में अच्छा करेगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जहाँ भी, जिस भी स्टेट में हम लोग अपने समकक्ष पार्टियों के साथ जहाँ हम गठबंधन में, वहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और मुझे लगता है 27 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, सवाल ये भी उठता है, राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं, संविधान को लेके घूम ही रहे हैं आजकल, और वो लाल किताब, हालांकि उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है आपको, आपकी पार्टी को। तो राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं, तो पिछड़ों का
ऐसे काम बताइए जो कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अंदर किए हों, जल्दी में किए हों, थोड़ा जनता को अवगत कराइए, जनता भी जानना चाहती है। देखिए पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं, बात लाल किताब की नहीं है, बात संविधान की है और ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल सर। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भाजपा इस संविधान को मिटाने का और हटाने का काम कर रही है, मोदी जी ने जहां पर मत्था टेका है उस संस्थान को ध्वस्त कर दिया। पहले पार्लियामेंट में मत्था टेका तो पार्लियामेंट खत्म, सेंट्रल विस्टा आ गया। अब किस संविधान पे गेटा? तो उसे खत्म मानते हैं आप? वो तो नया, भाई नई संसद बनी है तो ये तो अच्छी बात है ना देश के लिए। नई संसद की जरूरत ही क्या थी? जी। आपने हजारों करोड़ का ठेका दे दिया अपने लोगों को जी। और कहते हैं नई संसद की जरूरत कहाँ थी? संसद इतनी अच्छी बनी हुई थी, जो एक देश का दिल था वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, देश के दिल के साथ साथ उसमें हमारे सभी नागरिकों का उसमें भरोसा था। लेकिन चलिए वो बात छोड़िए, तो आप भरोसा नहीं है इसका मतलब? उसके बाद आप फिलहाल भरोसा नहीं है? फिलहाल भरोसा, उस पे बात आगे बात सुनिए। उसके बाद उन्होंने संविधान में मत्था टेका आपकी सरकार बनते ही, तो संविधान को खत्म करने का काम शुरुआत करने लगे। उन्होंने खुद बोला, चुनाव से पहले उनके कई नेताओं ने बोला कि अगर आप 400 सीट पार करा दोगे तो हम संविधान को बदल देंगे। तो ये मकसद क्या था? ये क्या लिटमस टेस्ट था क्या? लेकिन देश की जनता है जो सब कुछ जानती है और सबको पहचानती है, और देश की जनता ने इनको 240 के आसपास लाकर टेक दिया। तो बात यह है कि मोदी जी जिस बात को 240 पे ही क्यों टेक दिया? आपको मौका क्यों नहीं दिया फिर जनता ने? नहीं, बात मौके की नहीं है। बात यह है कि जो 400 पार का नारा कर रहे थे उनकी बात है कि वो इतना झूठ बोलते हैं और उसके बाद 400 पार के बाद सोच लेते कि देश का संविधान बदल देंगे। आप तो सच बोल रहे थे ना, आपकी पार्टी सच बोल रही थी। देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित समाज है, जिसके लिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और बेबाक लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो राहुल गांधी जी का कलेजा है जो वंचित समाज के लिए पूरे देश में अलग जगा रहे हैं। तो ये संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात ये है सर कि जिस हिसाब से राहुल गांधी लगे हुए हैं और जनता को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने भी पूरी कोशिश की है, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है? ये बार बार ये आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी कहाँ? कमी तो कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जी। एक विचारधारा की पार्टी है और हम लोग निरंतर विचारधारा के ऊपर काम करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि जो बोले वो ना करें। हमारी जहाँ जहाँ सरकार बनी, चाहे हमारी पिछले समय में 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी हो, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी हो, उसके बाद कर्नाटक में सरकार बनी, उसके बाद पहले राजस्थान में, तो हमने वहाँ जो बोला किसानों के लिए बोला, हमने बेरोजगारी के लिए बोला, हमने अभी कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए बोला, हमने आरक्षण की बात की, हमने अभी तेलंगाना में। तो जनता नहीं समझ पा रही क्या? नहीं, जनता समझ रही है, लेकिन मैंने कहा ना, भाजपा जो प्रोपेगेंडे फैलाती है, जो बातें करती है, जो बरगलाती है, और जो वोटिंग पैटर्न में जो चेंज करती है, मैं तो ये बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने कई जगह डुप्लीकेट वोट भी बनवा रखे हैं, जो महाराष्ट्र में भी शो हुआ पूरा का पूरा। तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो आपके कहने के हिसाब से बीजेपी के प्रोपोगंडा से आप कैसे बचा पाओगे? आपके कहने के हिसाब से बीजेपी के प्रोपोगंडा से आप कैसे अपने आप को बचा पाओगे और जनता को सही राह दिखाते हुए कांग्रेस को सत्ता में कैसे ला पाओगे? देखिए, जनता अब सब समझ रही है और आगे आने वाले आप चुनाव के रिजल्ट देखिएगा, और जनता इतनी अच्छी तरह समझ रही है कि आगे आने वाले चुनाव में हर जगह हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और हम इसको बहुत जल्दी आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। तो सर अब सवाल एक और है, अंदरूनी सवाल है, अंदरूनी सवाल, भीतरघात का भी सवाल है। राहुल गांधी उठाते हैं, कई बार मुद्दा उठाते हैं, और लेकिन कार्रवाई कहीं भी होती हुई नज़र नहीं आती। ये क्या है सर? थोड़ा स्पष्टता से जवाब दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में सभी भीतरघात की तो बात करते हैं राहुल गांधी। नहीं, भीतरघात की बात करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी कहा था कि कुछ लोग हैं उन पे हमारी नज़र है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए ना, जनता भी जानना चाहती है। मैंने कहा, देखिए, मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा था ना, तो सर नहीं, गुजरात में राहुल गांधी ने कहा था वो बात अलग है, लेकिन मैं पार्टी की अपनी विचार, मैं अपनी नहीं, मैं अभी गुजरात का प्रभारी नहीं हूँ। पहली चीज़ तो मैं हरियाणा का प्रभारी हूँ। अच्छा, तो हरियाणा के सह प्रभारी के नाते मैं बताता हूँ कि हमारी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर है और हम मजबूती से संगठन बना रहे हैं, हम लोग मजबूती से आगे लड़ने जा रहे हैं, और हम मजबूत विपक्ष का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत करता है तो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है।
लोकतंत्र तभी चलता है जब मजबूत विपक्ष होगा, और हम लोग मजबूती से विपक्ष का हम कर रहे हैं। चाहे अभी वो SYL यमुना का इशू हो, चाहे वो वहाँ पर किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये बहुत सारे मुद्दे जो हरियाणा सरकार की हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सतत, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह वो मुद्दे उठा रहे हैं। सर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप गुजरात की बात को आपने पलट दिया, मतलब उस पर आप जवाब देना नहीं चाहते। कोई बात नहीं है सर, बात जो जवाब की नहीं है, ठीक है। बात यह है कि हमारी पार्टी के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म ठीक है। पर हैं और सभी लोग पार्टी को, हमारा उद्देश्य क्या है, पर किसी पार्टी के नेता का उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग मजबूती से लड़ें, हम लोग जो भी जहाँ भी सत्ता है वहाँ पर हम जो विपक्ष मजबूत की तरह लड़े, और जहाँ पर हमारी कांग्रेस की सत्ता है भूपेंद्र के निवासियों के लिए काम। भूपेंद्र हुड्डा मजबूती से लड़े, सवाल तो वहाँ भी उठते हैं सर। देखिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे मैडम शैलजा जी हों, चाहे रणदीप जी, जो हमारे मुख्य नेता हैं, वो सभी मजबूती से लड़े। लेकिन भाजपा ने, जो मैंने बताया कि ईवीएम में, वोटिंग पैटर्न में जो हेरा फेरी की, जो बरगल आया, जो जातियों में आपस में भिड़ाया, ऐसे कुछ छोटे छोटे और बहुत सारे इश्यूज उन्होंने इकट्ठे किए, इसकी बदौलत हम लोग थोड़ा वोट के पीछे रहे। लेकिन हम कहा कि हम लोग एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण देंगे, जिससे कि वहाँ की जनता को एक अच्छा शासन मिल सके। नहीं तो ये सरकार निरंकुश है और ये नहीं चाहती कि किसी भी नागरिक को अच्छा शासन मिले, सुयोग्य शासन मिले, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे इसकी पढ़ाई का सिस्टम हो, जो भी जितने भी इशूज़ हैं वो सब भाजपा के बनाए हुए क्रिएट करते हैं। भाजपा कभी नहीं चाहती कि आपस में मिलकर रहे, शांति से रहे, वो आपस में लड़ाने बढ़ाने का हमेशा काम करती है, चाहे वो धर्म को धर्म से हो, चाहे वो जाति को जाति से हो। सर एक सवाल हरियाणा से रिलेटेड फिर आ गया है। सवाल ये है कि हरियाणा में जाट निर्णायक भूमिका में रहता है, उनको आप पिछड़े वर्ग में लाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये जवाब तो दे दीजिए सर। नहीं, अभी जाट वहाँ पर पिछड़े में तो नहीं है, जाट तो सामान्य में आते हैं। सामान्य में आते हैं, लेकिन पिछड़े में कब आ रहे हैं? ऐसा तो कोई इशू हुआ नहीं अभी तक, ऐसा कोई इशू आया भी नहीं मेरे नज़र। पहले तो आंदोलन हुए हैं सर। नहीं, पहले होंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो होना चाहिए ना सर। नहीं, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब आगे की भूमिका की बात है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ शांति नहीं है। ये शायद पत्रकार के द्वारा उठाए हुए प्रोपेगेंडा होता है, इसके बारे में कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मांग पहले भी उठी थी, आंदोलन भी हुए थे। और जाट जब उत्तर प्रदेश के अंदर है, दिल्ली के अंदर है पिछड़ों में, तो वहाँ भी पिछड़ों में हो तो उन्हें लाभ मिलेगा, तो अच्छी बात है। वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वो कुछ स्टेट्स में है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। अब क्या हुआ था पीछे, मांग तो रही है ना सर जाटों की, वहाँ पे पहले रही होगी, लेकिन अभी मेरे समय में ऐसी कोई मांग नहीं है। चलो बहुत जल्दी आ जाएगी, किसी का तो भला होगा कम से कम। चलिए सर, अब जो है बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार में कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसका बता दीजिए लास्ट सवाल। कांग्रेस की रणनीति है कि हम सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से वहाँ पर काम करें, और जो हमारे दबे कुचले वंचित समाज है उनको हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारा एक बेरोजगारी के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसको वहाँ के प्रभारी प्रति सदस्य सभी मिलकर चला रहे हैं। और उस बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत सारे युवा, हमारे बिहार के जो युवा हैं, जो बेंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, दिल्ली आते हैं, जो लोग अपनी नौकरी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो लोग, उनको इतनी यहाँ पर सुविधाएँ दी जाएँ, इतना इंडस्ट्री लगाई जाएँ, वहाँ पर एजुकेशन की पॉलिसीज अच्छी की जाएँ, जिससे कि वो लोग बिहार का जो संसाधन है वो बाहर न जाए, और हम उस पर अच्छी तरह उसके लिए लड़ रहे हैं। और बेरोजगारी की मुद्दा वहाँ पर मुख्य मुद्दा है, और हम लोग इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, पप्पू यादव बिहार के नेता हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस से नहीं बनती नज़र आती, ये क्या मामला है सर? ये किसने बोला आपको नहीं बनने आती? मैं तो आपके मुझे पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत सारे बयान आते हैं उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो हमारी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव भी है, हमारी जो राष्ट्रीय सचिव भी है। और अब ये मेरे सामने, वो पीछे CWC की मीटिंग में भी आए थे। अपना उसमें CWC नहीं, अपना उसका अहमदाबाद अधिवेशन में भी आए थे। सब कुछ चंगासी एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगासी। ये शायद बनाए हुए प्रोपेगेंडा है जो भाजपा के प्रायोजित रहते हैं। भाजपा हमेशा प्रोपेगेंडा प्रायोजित करती है, जिससे कि वो अफवाहों में जाए। एक सवाल और आ गया, एक सवाल ये है, राहुल गांधी कह रहे थे जो बिहार में जाति जनगणना हुई है वो सही नहीं हुई, बस इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। भाजपा जो भी काम करती है वो पॉलिटिकली करती है, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए बिल्कुल नहीं करती। और भाजपा जो है, मैंने कहा भाजपा हर चीज़ में अपना राजनीतिक फ़ायदा सोचती है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये थे बघेल साहब, पार्टी की तरफ से बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है, पार्टी का पक्ष रखा है। आप लोग बघेल साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से
अवश्य बताएं, हमें भी आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अब वीडियो को करते हैं बंद, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब। धन्यवाद।